तो हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। सामने देखिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की जो मुख्य विशेषताएं हैं, इसके बारे में आपका क्वेश्चन आया है। तो विजयनगर की स्थापना किसने की? सबको पता है, हैदर हुक्का नामवरदो ने की। कब की ये भी पता है, 1336 में की। उसमें मुख्य जो राजा हैं कृष्णदेव राय, उनके बारे में पता ही है कि उनको कैसे विकास का मॉडल स्थापित किया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ क्वेश्चन है स्थापत्य कला। तो स्थापत्य कला में वहां पे कुछ बिंदु हैं, जैसे वहां पे उस कालखंड में द्रविड़ शैली का विकास, ठीक है। और अधिकतर चीजें जो बनी, जो भी मंदिर बने या जो भी चीजें स्थापित की गई, वो द्रविड़ शैली में स्थापित की गई। पहले की क्लास में आप लोगों को 3 तरह की शैलियां बताई गई हैं। मंदिर के निर्माण का भी बताया गया है ना। मंदिर निर्माण का 3 शैली बताया गया है, वीडियो में अपलोड है, आप देख लीजिएगा जब भी वो सबसे सब उसके बाद विशाल गोपुरम का प्रचलन शुरू हुआ। यानी कि एक मंदिर का मुख्य द्वार बनाया जाता था, प्रवेश द्वार बनाया जाता था, और वो काफी विशाल होता था, काफी ऊंची होती थी, उसको गोपुरम कहते थे। तो ये दूसरा चीज वो स्थापत्य कला में आ गया। तीसरा है कि वहां पे जो भी मंदिर बनाए गए, जो भी इमारत बनाए गए, वो मजबूत पत्थरों के निर्माण से बनाए गए, ग्रेनाइट का प्रयोग करके बनाए गए। तो तीसरा स्थापत्य कला में ग्रेनाइट का जबरदस्त प्रयोग हो, पत्थरों का प्रयोग हो। जैसे बाकी जगहों पे क्या है कि बलुई मिट्टी, पत्थर, चूना, बहुत तरह का चीजों का प्रयोग होता है, लेकिन विजयनगर साम्राज्य में ग्रेनाइट और पत्थरों का ज्यादा प्रयोग शुरू हुआ। तो ये स्थापत्य कला को बाकी से अलग बनाता है। फिर मंडपों का निर्माण हुआ, जैसे कल्याण मंडप बनाए गए, नृत्य मंडप बनाए गए, सभा मंडप बनाए गए। महानवमी का डब्बा इसी साम्राज्य में मिलता है। तो वहाँ बहुत सारे मंडपों का निर्माण का भी अलग तरीके का दिखता है। कल्याण मंडप अलग है, नृत्य मंडप डांस करने के लिए जो बनाए गए वो अलग है, फिर सभा का मंडप अलग बनाया गया है। तो एक ये हो गया। उसके बाद है स्तंभों पर उत्कृष्ट नकाशी। जो स्तंभ होते हैं ना, तो जो स्तंभ बनाए गए हैं वहां पे उसे काफी नकाशियां की गई हैं, बहुत सारे पशुओं की, पक्षियों की, जानवरों की उसमें तस्वीरें उकेरी गई हैं। और जो पौराणिक ग्रंथों में मुख्य चीजें जो लिखी हुई है, उसको भी उसमें उकेरा है। तो उसमें पशु पक्षी को का भी है और जानवरों का भी है। क्लियर है? उसके बाद है धार्मिक और लौकिक स्थापत्य कला। तो सिर्फ वहां पे मंदिर निर्माण नहीं किया गया, बल्कि और भी चीजें वहां पे निर्मित की गई हैं लौकिक रूप से। क्या क्या किया गया है? मंदिर तो है, और जलाशय का निर्माण कराया गया, बाजार का निर्माण कराया गया, सिंचाई व्यवस्था का निर्माण कराया गया। ठीक है। तो सिर्फ मंदिर आधारित केंद्रित नहीं था, क्योंकि वो हिंदू धर्म को बचाने के लिए बनाया गया, साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो लोग दिमाग में ये होता है कि नहीं, ये सिर्फ मंदिर मंदिर की बात है, लेकिन नहीं, वहां पे सिंचाई प्रणाली, जो तुंगभद्रा नदी से हम्पी शहर में पानी चढ़ाने का प्रमाण मिलता है, वो आज भी अद्भुत है। उस समय पानी का पाइप से टंकी बना के पानी चढ़ाना, मतलब प्रीसियस हिस्ट्री है वो हमारे लिए। उसके बाद जल प्रबंधन की बात की जाए, तो जो मैं बता रहा था कि नहर का निर्माण कराया गया, टैंक का निर्माण कराया गया, तो पानी टैंक होता है ना, विजयनगर समाज में उसमें भी कराया गया है। उसके बाद क्या है, उसके कुछ प्रसिद्ध उदाहरण भी हैं विजयनगर का, जैसे विठल का मंदिर है, तो वो आज भी आपको अलौकिक अद्भुत दिखेगा। फिर विरूपाक्ष का मंदिर है। तो विठल के मंदिर की खास बात क्या है, बता सकते हैं? वो पत्थरों का बना, विठल का जो मंदिर है ना, पूरे पत्थरों का बना हुआ है। तो उस खासियत इस बात से ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद है हाजरा, हजारा मंदिर, हजारा मंदिर है, माफ कीजिए। तो ये है आपका स्थापत्य कला, जो कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित। कोई दिक्कत? चलिए। अगला क्वेश्चन आता है, शैव साम्राज्य के इतिहास के प्रमुख स्रोत का वर्णन कीजिए। शैव साम्राज्य का इतिहास, ठीक है। तो शैव साम्राज्य क्या? तो नाम से क्लियर है कि जो शिव की उपासना करते हैं, और जो शिव के उपासक होते हैं, शैव उपासक होते हैं, वो लिंग पूजा करते हैं। इनका इतिहास तो आपको हर कालखंड में मिलेगा, चाहे वेद में चले जाइए,
हड़प्पा काल में चले जाइए, वहां भी लिंग पूजा होती रही। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि इसके स्रोत क्या है। तो देखिए, आपके शैव साम्राज्य के, शैव परंपरा के, शैव धर्म के मानने वाले 4 संप्रदायों का जिक्र है। एक है पशुपत संप्रदाय, पशुपत शैव संप्रदाय। एक है कापकालिक शैव संप्रदाय। एक है कश्मीर शैव संप्रदाय, ठीक है, और एक सिद्धांत शैव संप्रदाय। तो ये 4 चीजें जो हैं, 4 संप्रदाय का जिक्र मिलता है किसमें, शैव परंपरा या शैव साम्राज्य के। तो एक तो जानकारी का स्रोत आपके 4 संप्रदाय। उसके बाद कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे आगम ग्रंथ, शिव पुराण और लिंग पुराण। इससे शैव परंपरा के, शैव साम्राज्य की जानकारी मिलेगी। कुछ भौगोलिक रूप से धार्मिक स्थल निर्मित किए गए हैं, जैसे काशी विश्वनाथ में चले जाइए, केदारनाथ चले जाइए, आप सोमनाथ चले जाइए, रामेश्वरम चले जाइए, या फिर पलामू का खोनहर चले जाइए। ऐतिहासिक है कि जो अब कटा लिंग है वो पूरे भारत में 3 ही जगह है, जिसमें एक आपके पलामू पलामू जिला वर्तमान। तो ये है शैव समाज के इतिहास का प्रमुख। क्लियर है? यस। अब आते हैं, एक और क्वेश्चन आ रहा है, दीपवंश और महावंश का वर्णन है। तो दीपवंश और महावंश ये दोनों जो है श्रीलंका से संबंधित है, ठीक है। ये दोनों श्रीलंका से संबंधित है। एक है प्राचीन श्रीलंका से दीपवंश, और एक है वर्तमान श्रीलंका से महावंश। तो दीपवंश हो या महावंश, ये क्या है, एक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है, बुद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ। और दीपवंश की जो रचना है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है, यानी कि 400 शताब्दी के आसपास की जिसकी रचना हुई है। और ये पाली भाषा में लिखी गई है। दीपवंश कौन सी भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है। और इसमें बुद्ध का लंका में जो आगमन हुआ, बौद्ध धर्म का जो प्रसार हुआ, और लंका में प्रारंभिक राजाओं का वर्णन जो है इसमें मिलता है। और ये ग्रंथ राजनीतिक होने के साथ साथ धार्मिक इतिहास को भी बताती है। जैसे हमारा महाभारत है ना, महाभारत क्या है, राजनीति को बताता है और धर्म नीति को, ठीक है, परिवार नीति को बताता है, समाज नीति को बताता है। तो वैसे दीपवंश जो है उनके राजनीतिक और धार्मिक नीति दोनों को प्रदर्शित करती है। और दीपवंश जो है लंका का सबसे पुराना वंश या इतिहास माना, ठीक है। अब आते हैं महावंश। तो महावंश श्रीलंका का प्रसिद्ध और विस्तृत ऐतिहासिक ग्रंथ है, और इसकी रचना हुई है 5वीं शताब्दी में, यानी कि उससे लगभग 100 साल बाद। और इसकी रचना बौद्ध भिक्षु महानाम के द्वारा किया गया, और ये भी पाली भाषा में लिखा, यानी कि दोनों क्या है, पाली भाषा में लिखा हुआ है। और ये ग्रंथ लेखन की दृष्टि से और इतिहास की दृष्टि से ज्यादा प्रमाणित, क्योंकि बाद में लिखा गया है, इसके लेखक का पता चलता है, उसके लेखक का तो कोई जानकारी है नहीं। तो ये है आपका दीपवंश और महावंश में या वर्णन। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, भारतीय किसान यूनियन की उत्पत्ति और कार्य को लिखें। तो भारतीय किसान यूनियन BKU की स्थापना होती है 1980 के दशक में, या यूं कहें 1986। और इसके संस्थापक अध्यक्ष होते हैं चौधरी महेंद्र सिंह, और इसका मुख्यालय जो है सिसौली में है, जो कि मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसकी उत्पत्ति समझ में आ गई। उत्पत्ति का कारण क्या था, तो किसानों की दुर्दशा। आप आलू की खेती कर, धान की खेती कर, गेहूं की खेती कर, खेती तो कर लो, बेचोगे कहाँ, तो बाजार आपके लिए नहीं। आज 2026 में है,
तो बाजार आपके लिए उपलब्ध नहीं, क्योंकि आप फिर क्या बेचोगे, तो लोकल जो दुकानदार है उनको बेचोगे। और एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस या मिनिमम सेलिंग प्राइस है वो नहीं मिल पाता है। जो आलू गर्मी के दिनों में 30 रुपए के जी बिकती है, सीजन में किसान उसको 8 रुपया 5 रुपए के जी बेच देता है। तो इन सब समस्याओं को लेकर एक आंदोलन चला और एक संगठन की आवश्यकता महसूस हुई, और इसने 3-4 चीजों को लेकर संगठन बनाया। पहला कि किसानों को जो बिजली मिलता है उसकी दरें जो वो कम हो, धीरे दरों में कटौती। दूसरा कि एमएसपी लागू किया जाए। एमएसपी अभी वर्तमान में धान पे लागू है झारखंड में, कुछ राज्यों में धान और गेहूं पे लागू है, लेकिन अभी भी वेजिटेबल्स, तिलहन, इन सब को एमएसपी का लाभ नहीं मिलता है। पश्चिम यूपी में एमएसपी मिलता है ईख का, क्योंकि वहाँ पे ईख की उत्पादन होती है। तो एमएसपी मांग थी उनकी, बिजली दरों में कटौती मांग थी, किसान की जो को खेती की वस्तुएं मिलती हैं उसमें सब्सिडी की मांग। वर्तमान में बीकेयू से निकलकर बहुत सारे इसके संगठन बन चुके हैं, लेकिन मूल संगठन भारतीय किसान यूनियन ही था, जिसकी स्थापना 1980 के दशक यानी 1986 में हुई थी। इसके संस्थापक चौधरी महेंद्र सिंह थे, और उद्देश्य था किसानों का भलाई करना, सरकार से संघर्ष करना, बिजली दरों में कटौती के लिए, एमएसपी लागू करने के लिए, किसानों को सस्ते और सब्सिडी वाले दरों पर किसान के जो वस्तु होते हैं, बीज हो या खाद हो, इन चीजों को उपलब्ध कराया जाए। इन सब चीजों को लेकर बनाया गया था, और इसका वजूद अभी भी दिखता है। अगर आपको याद होगा, आज से 2-3 साल पहले जब किसानों के लिए भारत सरकार ने कानून लाया था, तो लगातार 2 साल तक लगभग किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठ गए थे, टेंट नहीं, घर बना। तो ये भारत का किसानों का मजबूत संगठन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वर्तमान में इसका नेतृत्व राकेश टिकैत जी कर रहे हैं। तो क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? एक क्वेश्चन है, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते हैं? पहले तो स्तूप क्यों बनाए जाते हैं भाई? देखो, धार्मिक आस्था है। स्तूप इसलिए बनाया जाता है कि जो भी बहुत धर्म भिक्षु हैं उनकी चीजों को सहेज के रखा जा सके, चाहे उनके शारीरिक पार्ट हो या शारीरिक से संबंधित पार्ट। तो भगवान बुद्ध की स्मृति में, भगवान बुद्ध की याद में, उनका जब महापरिनिर्वाण हो गया तो उनके अस्थि अवशेष को सुरक्षित रखने के लिए स्तूप बनाए गए। जैसे हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु हो जाती है तो मिट्टी के बर्तन में उसके अस्थि को कहीं टांगा जाता है 10 दिनों के लिए। जो भी हो, 10 दिनों के लिए उसको रखा जाता है, या फिर नहीं रखा गया तो बनारस में माँ गंगा को विसर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ विसर्जन की परंपरा है, वहाँ संयोजने की परंपरा है। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए स्तूप निर्माण की। बुद्ध और भिक्षु जो होते थे, उनके अस्थि होते थे या जो भी धातु होते थे, उनको संरक्षित करके रखने के लिए किया। अब जब स्तूप बन गया तो इसका प्रयोग पूजा के लिए शुरू। ठीक है, पूजा होता है ना, पूर्वजों की पूजा होती है, पूजा के लिए शुरू हुआ, ध्यान के लिए शुरू हुआ, और स्तूप का ऐसा निर्माण किया गया कि परिक्रमा किया जाएगा। जैसे मंदिरों की परिक्रमा होती है ना, तो वैसे बुद्ध स्तूपों की भी परिक्रमा होती है। परिक्रमा को बौद्ध लोग क्या करते हैं, पूरा दक्षिणा। ठीक है, उसको परिक्रमा बोलते हैं, पूरा दक्षिणा बोलते हैं। ठीक है, और जब अशोक की एंट्री होती है, सम्राट अशोक की एंट्री होती है, तो स्तूपों का निर्माण और तेजी से बढ़ा, क्योंकि ये धर्म के प्रसार के लिए सहायक प्रतीत हो रहा। तो धर्म के प्रसार के लिए भी ये हुआ। क्लियर है? स्तूप कैसे बनाए जाते हैं? तो पहला तो ये अंड आकार का होता है, अर्धगोलाकार का होता है। तो फोटो देखोगे तो अर्ध आकार का आपको दिखेगा। ये मिट्टी से, ईंट से या पत्थर से बना होता है। सांचे का चुप आप गूगल में फोटो कर लेना, ऐसे दिखेगा। ठीक है, और इसके भीतर धातुएं रखी जाती है। उसके ऊपर एक हर्मिका होता है, चौकोर साइज में। ठीक है, हर्मिका होता है, और ये हर्मिका जो है पवित्रता का प्रतीक। क्या होता है, हर्मिका जब टूटा होता है, चौकोर होता है, ऐसे जो स्तूप बना है ना, उसके ऊपर ऐसे हर्मिका बना होगा चौकोर, और हर्मिका के ऊपर एक और खंभा होता है जिसको यष्टि बोलते हैं। हर्मिका के ऊपर एक और
खंभा होता है उसको स्टील बोलते हैं, और उसके ऊपर एक छत्र यानी कि छाता होता है। छाता किसी का प्रतीक है? सम्मान का या संरक्षण का, प्रोटेक्शन का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है। जैसे कोई टीचर रिटायर हो जाता है या कोई अधिकारी रिटायर हो जाता है, तो उनकी सैलरी लाखों में होती है, लेकिन उनको रिटायरमेंट के समय छाता जरूर दिया जाता है। लेकिन दिखाना पाएंगे। ये देखिए ये जो है हर्मिका हो गया, और हर्मिका के ऊपर एक पिलर है, मतलब स्तंभ है, और स्तंभ के ऊपर ये जो है छाता लगा हुआ। तो ये छाता जो किस चीज का प्रतीक है? संरक्षण का प्रतीक। ठीक है। और उसके देखिए किनारे किनारे ये प्रदक्षिणा पथ है, ये है ना, प्रदक्षिणा पथ है। तो प्रदक्षिणा पथ जो होता है ये परिक्रमा के लिए होता है। ठीक है। और ये चारों दिशा में इसके तोरण द्वार होते हैं, जो दरवाजे होते हैं ये चारों दिशा में होते हैं। ठीक है। और जिन पर उसमें बहुत सारे जो द्वार होते हैं अलंकृत होते हैं, और उसमें बहुत सारे जो युद्ध हुए हैं और उनकी जो कहानियां हैं उसको डिजाइन किया हुआ है दरवाजे पे। तो चारों तरफ दरवाजा होगा इसका स्तूप का, और स्तूप के जो दरवाजे हैं उसमें युद्धों की क्या बोलते हैं कलाकृतियां दर्शाई गई हैं, और उसमें युद्धों की तस्वीरें भी उकेरी गई हैं, मिलती। ठीक है। अगर स्तूप की बात की जाए तो बहुत सारे पॉपुलर स्तूप हैं। सांची का स्तूप कहाँ है? सांची गांव, रायसेना, भोपाल जिला, मध्य प्रदेश में। बौद्ध गया, बिहार। सारनाथ का स्तूप और अमरावती का स्तूप, ये चार प्रमुख स्तूप। अगला प्रश्न क्लियर है इसमें कि अगला प्रश्न की तरफ चलें? अगला प्रश्न है मोल्टो प्लान क्या था? तो जब शीत युद्ध की शुरुआत हो रही थी, या यूं कहे कि शुरुआत की नींव इसी से पड़ी, 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त को परमाणु से हमला किया गया, उसके बाद जर्मनी की करारी हार, और उसके बाद शुरू होता है विचारधारा की लड़ाई, या यूं कहें कि वर्चस्व का संघर्ष। और इस वर्चस्व के संघर्ष, इस वर्चस्व की लड़ाई में जर्मनी का 4 भागों में विभाजन, लेकिन इसका नेतृत्व 2 लोग कर रहे हैं। एक सोवियत संघ रूस यूएसएसआर, और एक संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। और जाहिर सी बात है कि जब वर्चस्व की लड़ाई होती है तो संख्या बढ़ानी होती है। तो अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल ने एक प्लान लाया, जिसे मार्शल प्लान के नाम से जानते हैं, और उसमें अरबों डॉलर रुपए अपने जो उनके साथ जुड़ना चाहते थे उनके विकास के लिए, उनके मजबूती के लिए, क्योंकि युद्ध में बहुत सारा नुकसान होता है ना, तो उनके जीवन यापन के लिए खर्च किए, और उनको सुरक्षा की गारंटी। और जब प्रतिद्वंदी कोई काम कर रहा हो तो स्वाभाविक है कि दूसरा प्रतिद्वंदी भी और बढ़ेगा। तो सोवियत विदेश सचिव मोल्टो के द्वारा एक प्लान लाया गया, मार्शल प्लान के चार। और इसमें भी जो भी सोवियत के साथ गठबंधन में देश थे उनको आर्थिक मदद की गई और सुरक्षा की गारंटी दी गई, और ये भी 1948। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली